माताड़ी सांता जी बहन वाली मायावती जी जिंदाबाद 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 बहन वाली मायावती जी जिंदाबाद 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 ये गलत हो गया सबके सम्मान में सबके सम्मान में नारी के सम्मान में भारत की मजबूरी है भारत की मजबूरी है जो सरकार निकम्मी है बहुजन समाज पार्टी मानी साहब सांसद जी नहीं जी तो टेलर नहीं है टेलर नहीं है तो नेताजी को आवाज के में शब्द प्रेरणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले आरक्षण के जनक छत्रपति कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों पिछड़ों गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्रीकांत श्रीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और मान्य बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस जिला स्तरीय बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के प्रभारी मुकेश अहिरवार जी, प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी, ग्वालियर जिला जोन इंचार्ज गंभीर नवड़िया जी, संतोष गौड़ जी, जिले के अध्यक्ष रामवीर सिंह कुशवाहा जी, प्रीतम सिंह राजौरिया जी, राम दुलारे जाटव जी, SD मोहर साहब, विजय राजौरिया जी, जिला महासचिव डॉक्टर केपी सिंह, मनीष कटोरिया जी, महेश बघेल जी पूर्व प्रत्याशी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश मौर्य जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पालिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश चारिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पालिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय सिंघल जी, सरदार सिंह बघेल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजाराम पाल जी, राजू पाल जी, मीना राजौरिया जी, श्रीमती गंगा देवी जी, गजेंद्र पाल जी, वासुदेव बौद्ध जी, भरत वर्मा जी, राजाराम पाल जी, अनिल सागर जी और हमारे बीच में दूर दराज से आई हुई माताएं बहनें और सांस्कृतिक टीम BBF की हमारी टीम और नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 2 सालों से ग्वालियर को हम देखना चाह रहे थे कि ग्वालियर हमारा मजबूत होने, बड़े प्रैक्टिकल किए गए, बड़े प्रयास किए गए, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने पूरे प्रयास किए, सफलता मिली कहीं नहीं मिली, लेकिन धीमे धीमे अब ये बात बढ़ने लगी और ये बात बढ़ने लगी। आज कई वर्षों के बाद जो आप में जुनून दिखा, पार्टी के प्रति प्रेम दिखा, उसको देख कर लगता है कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी देश में मध्य प्रदेश की मुख्य धारा में आने वाली है। मेरा क्वेश्चन था कि मुरैना में पार्टी मजबूत है, भिंड में मजबूत है, आसपास के इलाके में मजबूत है, जहां पे ग्वालियर मानव श्रीकांत श्रीराम साहब की प्रयोगशाला थी। लोग कहते हैं
कि मानसी कांशीराम साहब हर जगह पर ग्वालियर का जिक्र करते थे और कहते थे आकर के अगर सीखना है तो ग्वालियर के लोगों से सीखो। तो आज मुझे लग रहा है कि वही पुराना जोश और जुनून आज हमें दिखाई पड़ा है। और वाकई अगर मानसी कांशीराम साहब क्योंकि हमारे महापुरुष हैं वो हमारे बीच में कहीं भी होंगे, वो देख रहे होंगे कि आज ग्वालियर के लोगों ने उनके अंदर खुशी का माहौल पैदा किया है। और इस कार्य को, इस काम को आपको लोगों को बिना रुके इसको जारी रखना है। और आज 2000 लोग इधर बैठे हुए हैं, तो मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जो मीटिंग हो कि 2000 की संख्या 10,000 हो जानी चाहिए। तो मैं मानूंगा कि जो 2000 लोग बैठे हैं, इन लोगों ने प्रयास किया है, इन लोगों ने मेहनत करी है, हर व्यक्ति ने मेहनत करी है और उनके अथक प्रयास से, उनके कठोर मेहनत की वजह से आज 10,000 लोग इकट्ठा हो गए। तो ऐसे में पूरी आशा विश्वास है। आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में एक मूवमेंट और मिशन भी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मात्र पार्टी नहीं है कि जिस तरह से इस देश के अंदर और तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इस तरह की जितनी पार्टियां हैं उनका एक अलग विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी की एक अलग विचारधारा है। इस देश की एकमात्र पार्टी अगर है जिसे हम कह सकते हैं ये अम्बेडकर वाली पार्टी है, जो फूले के विचारधारा पे चलती है, जो साहू की विचारधारा पे चलती है, तो वो एकमात्र देश की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी चाहती क्या है? बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है कि हम बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करें और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, आखिरी खून की आखिरी बूंद कर सकें। और ये हम करेंगे भी सर। दुश्मन कितनी भी तोकत करा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, वो हमारे बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं सकता। बड़ी कोशिश करना चाहता है लेकिन वो मजबूर है इस देश के बहुजन समाज के लोगों के सामने। वो जानते हैं कि जब 2 अप्रैल का इस देश में नीली क्रांति हुई और इस बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हमारे सपूतों ने की है और सबसे ज्यादा यही वो चंबल समाज है जिसने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नीली क्रांति लाकर दिखा दिया पूरे देश के अंदर। और अभी पूरी आशा और विश्वास की है कि 2023 के अंदर और उससे पहले भी नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और इन नगर पंचायत के चुनाव में आप तमाम माताएं, बहनें, भाई, युवा साथी बैठे हुए हैं। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 2023 से पहले इस नगर पंचायत के चुनाव में, वार्ड पंचायत के चुनाव में, पार्टी के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का नीला परचम पूरे प्रदेश के अंदर साथ आपके ग्वालियर में होना चाहिए। तब जाके बात करने वाली। आज क्या हालात है देश के अंदर आप देख रहे हैं। आए दिन दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, सर्व समाज के गरीबों के साथ में, पिछड़ों के साथ में अत्याचार होता है। कई सारी घटनाएं पूरे देश के अंदर। आपके सामने ऊना कांड हुआ, गुना का ऊना कांड हुआ साथी, ऊना कांड हुआ उधर गुजरात का, इधर गुना में भी कांड हुआ साथी, 2 बच्चों को मार दिया गया। अभी शिवपुरी में भी कांड हुआ, एक दलित व्यक्ति के पैर हाथ काट के जिंदा जला दिया गया। आपके फील्ड में कांड हुआ, एक दलित को जिंदा जलाया गया साथी। कैसे केस होते रहते, तमाम केस हुए। आपके मेरी समझ से ग्वालियर केस है, एक दलित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की चमड़ी फाड़ दी गई साथी पूरे शहर के साथ। ग्वालियर कांड साथ, ग्वालियर का साथ, शिवपुरी का साथ, शिवपुरी कांड। कैसे आप बोल सकते हैं? 2 बच्चों की मौत हुई, 2 बच्चों की हत्या हो गई, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की साथ। माने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जब सत्ता में होती है तो दलितों के साथ में अत्याचार बढ़ जाता है। यही नहीं है, इसका एग्जाम्पल और भी देखो। हरियाणा का केस हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ था।
वही है ना मुझे अरे लाइट का तो काट दी लेकिन जब बीएसपी है जब प्रोग्राम हो गए तो ऐसे रखमान खाने पड़ेंगे कहाँ अच्छा लगेगा बीएसपी बढ़ रही है बीएसपी के बोर्ड लग जाते हैं बीएसपी के झंडे लग जाते हैं लोगों के सीने में झटके पड़ जाते हैं। अभी तो आगाज है अभी तो आगाज है 2023 में हमारा निशाना भोपाल की असेंबली है और हमें पूरा यकीन है अगर आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर बात बढ़ रही अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे हमने कहा आप मेरी बात तो दिखाओगे नहीं फायदा क्या पूछने से आप डरे हुए लोग आप बीएसपी को टाइम क्या देते हो टाइम तो आप उनको देते हो जो बीएसपी को खोखला करने में लगे हुए हैं उनको आप आज करके दिखाते हो टीवी में दिखाते हो बार बार दिखाते हो कि कोई भतीजा पैदा हो गया खाना पैदा हो गया धमाका पैदा हो गया कोई बुआ बोलता है तभी तो नहीं बोल नहीं सकता आज बहन जी को बुआ बोलता है कल को बाबा साहब को नाना बोल देगा होता नहीं होता है आप हमारी बहन हमारी मायावती थे हमारी महापुरुष हैं महापुरुषों की श्रेणी में खड़ी हुई है बाबा साहब हो चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो मानसी कांसीराम साहब हो इन सब के संघर्षों के अथक प्रयासों से आज हम लोगों की कोई आवाज इस देश के अंदर और ऐसे लोग हमें खोखला करने में लगे हुए हैं उनको ये नहीं मालूम है कि ये मंच जो है ये संघर्षों की बदौलत बना हुआ है और इसको खपाने वाले करने वाले लोग खत्म हो गए लेकिन ये बीएसपी और मूवमेंट का भी खत्म नहीं हुआ था उनको मैं आगा करता हूं खैर उनकी बात है लेकिन हमें साथ ही कहता है हम इस बात पर फोकस करना कि आज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया इसका एक मकसद था इसका मकसद ये था कि हमने पूरी अटेंडेंस हमने का रैंडम ले लिया अटेंडेंस ये नहीं एक साथ पूरी लेनी है अलग अलग ले लो अगर उसमें 2-4 लोग नहीं आए तो मान लेना कि यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं तो अगर आप जो वर्कर्स यहाँ पे आए हुए हैं अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जिला कमेटी के लोग बैठे हुए जिला कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि अब आप लोग मार्च के महीने से रिव्यू का काम शुरू कर देंगे जो लोग अनएक्टिव हैं ऐसे लोगों को रिप्लेस कर देंगे हमें देखिए मूवमेंट है मिशन मैंने पहले कहा और इसमें आप सबकी भागीदारी की जरूरत है और ऐसे लोगों को आगे आना है जो लोग ज्यादा काम कर सके जो ज्यादा काम करेंगे उनको ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी ऐसे लोगों को आप चूज करिए सिलेक्ट करिए और उनको जिम्मेदारी दीजिए ताकि हमारी जिला कमेटी अच्छी बने विधानसभा कमेटी अच्छी बने और विधानसभा कमेटी के लोग सेक्टर कमेटी गठन करेंगे और सेक्टर कमेटी के जो लोग हैं बोर्ड कमेटी बनाएंगे इस ग्वालियर के अंदर आधा जो पार्ट है वो शहरीकरण में आता है और आधा पार्ट जो आता है वो ग्रामीण एरिया में आता है आधा पार्ट माने की 700 गांव जो आपके हैं वो गांव क्षेत्र में आते हैं बाकी जो एरिया है आपका शहर क्षेत्र में आता है आपको जो प्लानिंग करनी है इस तरह करनी है इन 700 गांव के साथ में आपके शहर के जितने भी वार्ड है इन सब में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए आप इस बात को लिख लीजिएगा कि 700 गांव प्लस सारी वार्ड के अंदर बीएसपी की टीम होनी चाहिए इन गांवों के अंदर भी हर गांव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता होने चाहिए जो लाठी डंडे से भी तैयार होना चाहिए झुकने नहीं चाहिए ऐसा ना हो कोई आके दबा दे और घर बैठ जाए मैंने पहले कहा मजबूत साथी चाहिए ये मूवमेंट और मिशन है बाबा साहब ने लाठी खाई है मानव साहब ने लाठी खाई है इस मूवमेंट और मिशन के लिए हमारे लाठी कर दिया है तो हमें भी अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए अगर लाठी खानी पड़ेगी तो लाठी खाएंगे आगे चल के बीएसपी का झंडा लहराएंगे ऐसा जरूर पता और बाबा साहब की विचारधारा की बात करें बाबा साहब ने क्या कहा बाबा साहब ने यही कहा कि जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये बात जो विचारधारा की है वही बात बाबा साहब ने संविधान के प्रेमबल में लिख दी कई देश में संविधान लागू होगा तो जस्टिस मिलेगा न्याय मिलेगा सामाजिक न्याय मिलेगा और आर्थिक न्याय मिलेगा सामाजिक न्याय के माने क्या हुआ कि इस देश के अंदर से जातिवाद खत्म होगा ऊंच नीच की भावना खत्म करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा इसलिए बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया और दूसरी बात लिखी आर्थिक न्याय की बात करी है आर्थिक न्याय के बारे क्या हुआ कि हमें इस देश के अंदर गरीबी और अमीरी के बीच का जो फासला है उसे कम करना पड़ेगा
हम इस देश के अंदर गरीबी जो है उसे खत्म करना पड़ेगा। जब इस देश के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी तब ये देश खुशहाल बन जाएगा। ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी थी और समानता की बात की थी कि हमें बराबर समानता चाहिए, समान अधिकार चाहिए। इस तरह की बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी। और क्या लिखा? बंधुत्व की बात लिखी, माने कि इस देश के अंदर एक भाईचारा होना चाहिए, सब समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए। कोई गलत बात नहीं लिखी बाबा साहब ने संविधान में ये सारी बातें लिखी। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। अगर मानते होते तो बाबा साहब का जो संविधान है आज 40% वर्किंग में है, 60% वर्किंग में नहीं है। अगर होते ये मानने वाले लोग तो बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करते, लेकिन ये लोग नहीं करते। ये लोग इसलिए नहीं करते हैं तो जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान लागू हो गया तो इस देश के अंदर जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो हमारे गुलाम हैं, जो हमारे नौकरी करते हैं, जो हमारे सफाई करते हैं, जो हमारी पुताई करते हैं, आज ड्राइवर है, भैंस चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, इनके बच्चे भी इस देश की बड़ी से बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर शुरू कर देंगे। ये बात इनको हजम नहीं होती कांग्रेस के लोगों को और बीजेपी के लोगों से। इसीलिए हर तरह से बाबा साहब के संविधान को रोकने का काम करते हैं सर। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल इस तरह है कि हमारे महापुरुषों ने बाबा साहब के अथक प्रयासों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम तरह के प्रोजेक्ट में अपना योगदान किया। तमाम तरह की कंपनी बनाई गई, तमाम तरह के पब्लिक सेक्टर बनाए गए ताकि उनमें इस देश के तमाम पिछड़े समाज के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को बाबा साहब के संविधान के मुताबिक नौकरी मिल सके। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? कहा जो घाटे की जो कंपनियां हैं उनको हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे। माने कि एक कांग्रेस लॉजिक लेकर आई, कहा हम सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसने भी काम किया। कई सारी कंपनियों को उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पर जो पूरा कंट्रोल था वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और प्राइवेट सेक्टर देते ही इसका मतलब हो गया कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, उस संविधान के दायरे से बाहर हो गई। अब वहां पे आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी काहे की? सफाई कर्मी की, झाड़ू लगाने की, पानी पिलाने की, फाइल उठाने की, अधिकारी की नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी तो उसी काम को उसने आगे बढ़ा दिया और कहा यही तो कांग्रेस चाहती थी, वही काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले क्यों रोक रहे हैं? ऐसे बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस वाले चाहते थे। कांग्रेस जो योजना लेकर आई थी वही योजना हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे इनको मौका मिल गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम बैंकें आपने सुनी होंगी, सुना नहीं सुना? बैंकें बेच डाली, LIC बेचने जा रहे हैं, पावर ग्रिड बेचने जा रहे हैं, BPCL जो कहते 3-4 लाख करोड़ का प्रॉफिट देती है उस कंपनी को बेचने जा रहे हैं, BSNL बेचने जा रहे हैं, स्टेशन बेच डाले हैं, एयरपोर्ट बेच डाले हैं। तो माने अब आपके पास नौकरी बची कहां? हजारों लाखों नौकरियां आपको होने जा रही हैं और ऐसा नियम इन्होंने बना दिया। इसके मतलब सीधा हो गया आपके बच्चे पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं पाएंगे। ऐसा सिस्टम बन गया। आपके बच्चे पढ़ लिख करके पकौड़ा भी नहीं बेच सकते। उधर बोलते हैं वो लोग उधर कि पकौड़ा बेचो, वो भी एक धंधा है, कहते नहीं कहते? तो लेकिन ये तो समस्या इस बात की है, दलितों को तो पकौड़ा बेचने का भी अधिकार है। अभी आपने एक केस देखा, नोएडा के अंदर एक दलित बिरयानी बेच रहा था तो उसको खुलेआम मारा गया, खुलेआम मारा गया, लेकिन सरकार पे जू नहीं रही। इसके मतलब क्या है? आपके पास जो सरकारी नौकरियां थी, बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो हमें सरकारी नौकरियां मिल रही थी वो नौकरियां खत्म कर दिया और समाज के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते, पकौड़े की दुकान भी नहीं खोल सकते। तो आप करेंगे क्या? आप तो गुलाम बन गए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप इस बात को समझ लीजिए, ये कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग, इनके चक्कर में जो बहकावे में आपको नहीं आना।
अगर आप इनके चक्कर बहकाव में आएंगे तो आपके आने वाली संतानें इसी देश के अंदर गुलाम बना दी जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एकमात्र पार्टी है और एकमात्र नेता आपकी है, वही हमारे मायावती और आपकी पार्टी बीएसपी साथी, यही काम आने वाली है और कोई काम नहीं आने वाला साथियों में। इसीलिए साथियों आप सबको घर से निकलना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मेरे घर में एसी लगा हुआ है और बाहर 30 या 35 डिग्री की टेम्परेचर है तो मैं तो एसी में सोऊंगा, बाहर काम करने नहीं जाऊंगा। तो आप ये भूल जाइए, ये एसी आपके लिए हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपका बच्चा, अगर आप एसी में बैठ के सोएंगे और एसी में बैठ के टीवी और मटन खाएंगे तो आने वाले समय में आपका बच्चा इसी देश के अंदर मजदूरी करेगा और वो आपसे पूछेगा कि डैडी अगर आपने काम कर लिया होता, पापा अगर आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम हम इस देश में अधिकारी बन करके कुर्सी पर बैठे होते, न कि नौकर बन के बैठे होते सर। उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग जो खाते हैं, जो बैठते हैं, जो बैठते हैं, जो सोसाइटी का स्टेटस है, वो देश किसकी है? वो देश हमारे बाबा साहब के साथियों है। और बाबा साहब ने अधिकार हमको न दिए होते तो इस देश के अंदर दलित और पिछड़ा आदिवासी का कोई सुनने वाला नहीं था। अभी नरवरिया जी बोल रहे थे हमें जो आजादी मतलब मिली है, सामाजिक रूप से जो उत्थान हुआ है वो बीएसपी की वजह से हुआ है। सच्चाई थी। और आज ओबीसी के लोगों को मंत्री बनाया जाता है और ओबीसी के लोगों की पूछ है तो किस लिए होती है? बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी के पहले आप इतिहास में जाए तो कोई ओबीसी का व्यक्ति मंत्री से छोड़ दीजिए एमएलए भी नहीं बनता था। बनता था कोई नहीं बनता था, ऊपर से आदेश होता था। इसीलिए साथ मैं कहता हूं आपकी सिर्फ एकमात्र पार्टी है और हमारे सुख दुख में हर वक्त जो सोचती है 24 आवर्स सोचती है। हम मैं जाता हूं तो किसी दिन भाई जी 12 बजे भी जगती है, वो 4 बजे जब जाती है, वो हर वक्त यही सोचती रहती हैं कि मेरे ऊपर जो समाज के लोग हैं, ये जो गरीब समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनके बच्चे कैसे पढ़ लिख कर अधिकारी बनेंगे। हर वक्त यही चिंतन करते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम सबकी दायित्व बनता है कि 2023 के अंदर कम से कम बहुजन समाज पार्टी का डंका मध्य प्रदेश में बजाइए और 2024 में बहन जी को दिल्ली की धरती तक पहुंचाने के काम करें। तब जाके बात बनने वाली है और कुछ नहीं बनने वाला। हजारों साल तक हम संघर्ष करते रहे और हजारों साल तक फिर संघर्ष करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए साथियों अभी मौका हमारे पास है, हम सबको रात दिन मेहनत करनी है और रात दिन मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के नीले परचम को मध्य प्रदेश की असेंबली में 2023 में लेकर आना चाहती है। इतनी ताकत बनाइए कि बहुजन समाज पार्टी या तो अपनी बहुमत बन जाए और न बन पाए तो बिना बहुजन समाज पार्टी की कोई सरकार यहाँ न बनने पाए। इतनी ताकत आपको बनानी पड़ेगी तब जाके बात बनने वाली है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं। ये लड़ने का काम नहीं था, ये मोमेंट है, ये मिशन है। यहाँ पे त्याग चाहिए साथियों, यहाँ संघर्ष चाहिए, आपका बलिदान चाहिए। और आप त्याग करेंगे, बलिदान करेंगे, संघर्ष करेंगे तब जाके आप मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपके अंदर लालच है, लालच आपका जो होगा वो हमारे मूवमेंट को पीछे करने का काम करेगा। राम जी गौतम आज आपके बीच में राज्यसभा सांसद के रूप में बैठे, ये देन किसकी है? ये देन हमारी बहन कुमारी मायावती जी की साथी, ये देन हमारी बहुजन समाज पार्टी की साथी। अभी देखा साथी, आप सबने देखा होगा, आप सभी लोग अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, आपने देखा भी होगा कि मुझे रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, दलित विरोधी पार्टी सर पहले भी नहीं, अभी भी सर। पहले क्या बिल आप देख लीजिए, एससी एसटी के प्रमोशन का जो बिल था, जो एम्प्लॉई के प्रमोशन का जो बिल था, उस बिल को मान्या बहन जी ने अपने अथक प्रयासों से राज्यसभा में पास कर दिया और वो बिल पार्लियामेंट में गया, लोकसभा में गया। जब लोकसभा में गया तो समाजवादी पार्टी के नेता उसको फाड़ दिया और कांग्रेस की सरकार
उस बिल को फाड़ दिया। कई सारे सांसद समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ दिया कि दलित समाज के जो अधिकारी हैं, दलित समाज के जो बाबू हैं, ये लोग हायर लेवल पे ना पहुंचने पाए। ऐसी मानसिकता कैसा है, उन लोगों ने बिल को फाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस ने भी उस बिल को दोबारा लाने की हिम्मत नहीं उठाई। उसने कहा नहीं, हम दलितों के मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, हम इस बिल को दोबारा नहीं लेकर आए। ये हालत कांग्रेस की सब। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित के बच्चे आगे बढ़ जाए, अधिकारी बन जाए, पीसीएस बन जाए, क्योंकि अगर बन जाएंगे तो अपने देश के संपत्ति का हिसाब किताब इन दोनों पार्टियों से लेना शुरू कर देंगे। ये देश हमारा साथियों है, ये संपत्ति हमारी साथियों है। जब हमारे बच्चे अधिकारी बनेंगे, IAS IPS डॉक्टर बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, तो वो इनसे संपत्तियों का अधिकार है, संपत्तियों के बारे में पूछेंगे कि भाई ये संपत्ति देश की है, वो आपने कैसे बेच डाली अपने विदेशों में सकते। इसलिए डरते हैं ये लोग, ये कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे अधिकारी बन के कुर्सी बैठ सके। इसलिए हम सबको आगाह होना पड़े, हम सबको सोचना पड़े कि हमारी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती जी, और जिनके लिए हम सब चाहते हैं कि हर मुद्दे पे आप चाहते हैं कि कोई बात होती है, घटना होती है, तो मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि बहन जी का ट्वीट होना चाहिए, बहन जी की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, बहन जी को बात को अवगत कराते हैं, और बहन जी को जो मालूम होता है कि किसी बहन के साथ में बलात्कार हुआ या किसी व्यक्ति हमारे बच्चे के साथ में मर्डर हो गया, तो दुखी होती है और दुखी मन से अपने प्रक्रिया आपके बीच में रखती है। ये खत्म कैसे होगा, ये बात सामने आती है। क्या नेताओं के वहां पे जाने से खत्म हो जाएगा? हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, अगर देश के अंदर दलितों के साथ में मर्डर होता है, बलात्कार होता है, हरासमेंट होता है, तो आखिर ये कैसे खत्म होगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी बात को हमें गहराई तक करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी अगर होते हैं तो इसकी जिम्मेवारी हम सब की है। अगर हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, आपने देखा है कि हाथरस के अंदर कांड हुआ, हाथरस में बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, और बीजेपी की सरकार ने उस बॉडी, इस बहन की बॉडी को भी परिवार को देखने नहीं दिया, उसको ले जाकर पुलिस के लोगों ने रात में 2 बजे 3 बजे जलाने का काम कर दिया। ऐसी सेम घटना उधर बलरामपुर में साथियों हुई। बलरामपुर में बहन के साथ में बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उनकी बॉडी को ले जाकर जला दिया, लेकिन परिवार वालों को सौंपने काम नहीं किया। इसके लिए साथियों मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये अत्याचार कैसे खत्म हो गए? इसके लिए बाबा साहब ने हमको हथियार दिया हुआ है, उसकी हथियार से सब खत्म हो जाएगा। और हथियार कौन सा हथियार है साथियों? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं वोट। वोट का हथियार बाबा साहब ने हमको दिया हुआ है। कहा मेरे बच्चों, अगर आपको इस देश में अत्याचार होता है, हरासमेंट होता है, तो मैंने आपको सबसे बड़ा हथियार किया हुआ है, जिसे कहते हैं वोट। इसी वोट के जरिए आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए साथियों मैं आप सबसे कहता हूं कि गांव-गांव में जाइए, विचारधारा को फैलाइए और उनको बताइए कि वोट में कितनी ताकत होती है। कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि आप उसे 500 रुपए में, 1000 रुपए में, साड़ी में, पायल में, एक बोतल दारू में, एक मुर्गे और मीठे में इसको देने का काम करिए। बाबा साहब ने इसको इसलिए दिया है कि आप इस देश के राजा इसी वोट को देंगे बन जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने वोट आपको दिया। और बाबा साहब ने अपने वक्तव्य में कहा है, टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। टेम्पल ऑफ पावर माने पार्लियामेंट। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे बच्चों, अपने उद्धार के लिए इस देश की पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो। बाई वोट माने वोट के जरिए। जिस दिन मेरे बच्चों आपने इस वोट के जरिए अपने पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, उसी दिन इस देश के अंदर से आपके सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगे। आप पे अत्याचार नहीं होगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको उस पर कब्जा करना पड़ेगा। टेम्पल ऑफ पावर बोला बाबा साहब ने, पार्लियामेंट नहीं बोला। कहा ये टेम्पल ऑफ पावर है, माने कि ये शक्ति का मंदिर है। इस शक्ति के मंदिर पे मेरे बच्चों को कब्जा कर लो। और इसके लिए हमने आपको रास्ते बता दिए हैं। ये वोट है, इसी वोट के जरिए आपको इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना है। इतनी सी बात करनी है। और क्या करना है? अपने वोट को सही दिशा में इसका यूटिलाइजेशन करना है। बाबा साहब ने कहा वोट क्या है?
वोट एक दिखाई तलवार है, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। और 70-72 साल से अभी मध्य प्रदेश के अंदर मेरे बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आए, और सत्ता में नहीं आए तो इसके मतलब यही हो गया आप लोगों ने इस वोट का इस्तेमाल गलत कर दिया। और इसका एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों में, अभी चुनाव हुआ नहीं हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ अभी, और बाई इलेक्शन में आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को जिता दिया, सबसे ज्यादा उसने 2 अप्रैल में आप पर हमला किया, उसके गुरुओं ने हमला किया, ऐसे व्यक्ति जिता दिया आपने, तो क्या जीत करके वो आपके लिए काम करेगा? वो नहीं करेगा, वो तो आप पे और हमले बढ़ाने की साजिश बनाएगा, क्योंकि आपने ताकत दी उसे। इसलिए आप अपनी बात को समझिए, अपने वोट की पावर को समझिए। अगर उसे गलत दिशा में दोगे तो आप गुलाम बने रहोगे, सही दिशा में दोगे तो आप इस देश के राजा बनोगे। बाबा साहब यही चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे लोग हैं वो इस देश के राजा बने, किंग बने, और इसीलिए बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, इसीलिए बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। सारे अधिकार और सारे सब कुछ है इस संविधान में समाहित है। आप इस पार्लियामेंट पे कब्जा करो और संविधान को लागू कर दो, आपके सारे और दुख तकलीफें खत्म हो। इतनी सी बात बाबा साहब की, और हम बाबा साहब के कहते बहुत तेज हैं। अभी 14 अप्रैल भी आएगा, हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बाबा साहब अमर रहे, जय भीम बोलेंगे, लेकिन जय भीम बोलने के बाद बहुत से लोग पीछे जाते हैं मंच के, उधर पीछे जाकर के कांग्रेस वालों से बीजेपी वालों से मिल जाते हैं। ये नहीं चलता, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जो बहुजन समाज पार्टी के जो सिपाही हमारे हैं उनके लिए सख्त आदेश ऊपर से जारी हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर आपका सगा भाई भी कांग्रेस में या बीजेपी में है तो आप या तो भाई से रिश्ता तोड़ लो या हमारी पार्टी से तोड़ लो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारी पीठ पे खंजर भोंकने का काम करें, भोंकने का काम करें, ऐसे लोग नहीं चाहिए। खुले आना चाहिए। आप इधर आइए, इधर आइए, उधर जाइए, उधर जाइए। संघर्ष हमारा है, संघर्ष हम करेंगे और अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए इस देश के अंदर 2023 में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और 2023 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई किसी ताकत लगा सकता, इस बार कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, सबका साथ चाहिए साथी। आप 24 आवर काम करेंगे, जैसे हम लोग काम करते हैं 24 आवर, वैसे आपको काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, किसी को एक वार्ड की जिम्मेदारी मिलती है, तो किसी को गांव की मिलती है, किसी को पंचायत की मिलती है, तो किसी को विधानसभा की मिलती है, किसी को नगर की मिलती है, किसी को जिले की मिलती है और किसी को मंडल की मिलती है। ये जिम्मेदारी सबकी अलग अलग होती है। जो जिस लायक काम करने वाला व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को उस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसलिए साथियों, आप सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना है बिना किसी लालच के साथ। लालच आपके अंदर तब आना चाहिए जब आप पावर में आ जाए, तब आप बोलिए साहब कि मेरे बेटे का नौकरी नहीं लगी, मेरे बच्चे का ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तो अच्छा लगता है। अभी तक कुछ है ही नहीं, तो लालच किस बात का आ रहा है? अभी तो संघर्ष करता है, और बाबा साहब ने भी कहा है संघर्ष ही बहुजनों का जीवन है और जीवन ही बहुजनों का संघर्ष है। और संघर्ष हमें करते रहना है और तब तक संघर्ष करते रहना है जब तक बड़ी से बड़ी सफलता हमारे कदम ना चुमे, तब तक हमें संघर्ष करते रहना होगा साथियों। जिसे साथियों ये सारी बातें हैं मैंने आपको बता दी है, विस्तार से बताई। मैंने आपको वोट के बारे में बता दिया, मैंने आपको इस पार्लियामेंट की ताकत के बारे में बता दिया। यही पार्लियामेंट की ताकत साथियों है कि आप देख रहे हैं कि मोदी सारा सब कुछ बेच दिए, नहीं बेच दिया। बहुजनों का जो अधिकार था, बहुजनों की संपत्ति थी, उस बहुजनों की संपत्ति को मोदी जी ने महाधन्ना सेठों को बेच दिया। आपकी कमाई को, आपकी गाढ़ी कमाई को उन्होंने इन धन्ना सेठों को दे दिया, लोन दे दिया और लोन भी माफ कर दिया। मगर आप लोन लोगे और किसान लोन लेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन धन्ना सेठ मोदी लेगा, अंबानी का लोन लेगा, अदानी लोन लेगा, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेंगे तो उनके लोन को माफ कर देंगे। और आपको मालूम भी नहीं, सरकार ने 7 लाख करोड़
बहुत बड़ा फिगर होता है। 7 लाख करोड़। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं बता पाएगा कि 7 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इवन मैं भी नहीं बता पाऊंगा भाई कि 7 लाख करोड़ में कितना जीरो होता है। इतना पैसा आपकी कमाई का, आपकी कमाई है, ये किसी और कमाई नहीं है, ये आपकी कमाई का पैसा जो बिजनेसमैन और धंधा सेठ ने लोन लिया सरकार से, बैंकों से, उस लोन को उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने माफ कर दिया। किसी एक ही व्यक्ति ने आरबीआई से एक जानकारी मांगी कि आपने किन धंधा सेठों का पैसा माफ कर दिया, तो बोला मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन माफ कर दिया। वो लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन 7 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। और 7 लाख करोड़ रुपए अगर इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ में सर्व समाज के गरीबों पर लगाया जाता, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि कम से कम 25% गरीबी खत्म हो जाती है। हजारों स्कूल बन जाते, हजारों यूनिवर्सिटी बन जाती, हजारों अस्पताल बनते, सैकड़ों किलोमीटर छोड़ दीजिए, हजारों किलोमीटर तक आप एक्सप्रेस वे बना देते साथी। इतना पैसा इन धन्ना सेठों को दे दिया साथी। इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं, ये गरीबी ऊपर से नहीं आई है, ऊपर वाले ने, कुदरत ने तो आपको इस देश में राजा बना के भेजा है। इतनी संपत्ति है यहाँ पर, इतना कोयला है, इतना गैस है, इतना सोना चांदी अबरक जस्ता लोहा इसी धरती के अंदर है, तो ऊपर कुदरत ने तो आपको राजा बना के भेजा है भारत में, लेकिन इन लोगों ने आपको इधर भिखारी बना दिया है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी खत्म हो, तो आपको एकमात्र अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आना पड़ेगा। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, एक एक पैसे का हिसाब लेना हम जानते हैं। एक एक पैसे का हिसाब लेना, जिसके पास कितनी जमीनें हैं वो भी नकवाएंगे। बहुत मकान तोड़ दिया ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर में सरकार की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उधर मकान तोड़ दिए कि हमारे जाटव भाई लोग, दलित भाई लोग उधर रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, उन बस्तियों के लोगों ने मकान तोड़ दिए, 7.5 मकान तोड़ दिए। कहा ये सरकारी जमीन पर मकान बने हुए हैं, और बहुजन समाज पार्टी कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और इन लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान तोड़े हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी मध्य प्रदेश के अंदर, उस दिन बड़े से बड़े महलों की जमीनें भी हम नापने का काम करेंगे। सबसे मेरे साथ आपने हमारे गरीबों के मकान तोड़े हैं, दलितों के मकान तोड़े हैं, आदिवासियों के मकान तोड़े हैं, तो हमारा अधिकार भी बनता है कि आपके महलों में कितनी कितनी जमीनें हैं उसे नापने का काम जरूर करेंगे। और आपने इसका एग्जाम्पल देख भी लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, 500 एकड़ जमीन थी, 2,000 एकड़ जमीन थी, कब्जा किए हुए थे, भूमाफिया थे, ऐसे लोगों की माना बहन कुमारी मायावती जी ने जमीनों को लेकर के उत्तर प्रदेश के गरीबों को बांटने का काम किया साथी। गरीबों को बांट दिया साथी। 2 से 3 एकड़ जमीनों को 4.5 लाख भूमिहीन लोगों को पट्टे देने का काम किया साथी। और ये सारी चीजें हम याद आउट करेंगे साथी। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी, जिस दिन तक छोड़ दीजिए, अब आप सपना देखिए कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है, और 2023 में भी आप जो भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टे मिलने वाले साथी हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस बात को बैठाइए और इसी बात पर काम करना शुरू कर दीजिए। 2007 में सत्ता में बहन जी आई, कहते हैं कि बहुजनों की धरती जो है वो क्या है, महाराष्ट्र बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, महात्मा फूले की कर्मभूमि है, महात्मा फूले की जन्मभूमि है, छत्रपति साहब जी महाराज की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, बाबा साहब की भी कर्मभूमि है, और बहुजनों की धरती। और आप बहुजनों की धरती नहीं है, बहुजनों कैपिटल नहीं है, वो धरती हो सकती है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के महापुरुषों को जिंदा कर दिया साथी। और आज में हम गर्व से कहते हैं कि अगर बहुजनों की कोई राजधानी है, धरती नहीं कह सकता,
लेकिन राजधानी में कह सकता हूँ, अगर बहुजनों की कोई राजधानी है उत्तर प्रदेश में, देश के अंदर, तो वो उत्तर प्रदेश में है। आप जाकर देख सकते हैं, लखनऊ से लेकर नोएडा तक आपको महापुरुषों की राजधानी दिखाई पड़ेगी साथियों। सभी महापुरुषों को सम्मान दिया गया, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे परियर रामास्वामी साहब हो, चाहे हमारे बाबा साहब हो। बाबा साहब का तो विश्वव्यापी इतना बड़ा पार्क तो विश्व में बना नहीं है, इतना बड़ा पार्क आपकी बहन जी ने बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा साहब का सपना। और मैं तमाम साथी उधर गए भी होंगे, बहुत से लोग गए होंगे, उन्हें देखा भी होगा साथी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए आपको सत्ता चाहिए, आपको बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। बाबा साहब की बात मान ली उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और अपने हाथों में शक्ति का मंदिर अपने हाथों में कब्जा कर लिया। एक बार नहीं, 4 बार कब्जा किया है, और 5वीं बार भी 2022 में मेरे बहुजन समाज के लोग शक्ति के मंदिर पर कब्जा करने जा रहे हैं। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ की भी जमीन कोई बंजर नहीं है, यहाँ की जमीन भी फर्टाइल है बहुजनों की धरती साथी। बाबा साहब की जन्मस्थली है साथियों, और बाबा साहब की जन्मस्थली में हमें उम्मीद, छोड़ दीजिए पूरे देश के लोगों की उम्मीद है कि बहुजनों की सरकार बननी चाहिए 2023 के अंदर। और जिस दिन 2023 में अगर हमारी सरकार बनी, तो बाबा साहब की इसी जन्मभूमि को विश्व की सबसे बड़ी जन्मभूमि बनाने का काम करेंगे साहब, बरकरार रखेंगे साहब, सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम करेंगे, बाबा साहब के नाम पे स्कूल बनाएंगे, बाबा साहब के नाम पे डिग्री कॉलेज बनाएंगे, बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बाबा साहब के नाम पे हॉस्टल बनाएंगे। ये सारे काम हम करेंगे साथियों, जिस तरह से माननीय बहन ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया साथियों। लाखों लोगों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री ऑफ कास्ट 2-2 कमरे का फ्लैट दिया, जिसकी आज की कीमत 15 से 20 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए के फ्लैट देने का काम किया। आपके बगल में आगरा है, आपके बगल में इटावा है। अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो आप उधर जाकर देख सकते हैं। मानव श्री कांसीराम साहब शहरी आवास योजना, आप सबको पता है, मानव श्री कांसीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लाखों आवास बनाए, और लाखों आवास बना करके सर्व समाज के गरीबों को फ्री ऑफ कास्ट बांटने का काम किया सकते। ये है न्याय, इसे कहते हैं न्याय की देवी, जिंदा देवी बोलते हमारे बहन जी को साथियों उत्तर प्रदेश के लोग, इसलिए नहीं बोलते। इसके अलावा साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को उनकी शिक्षा फ्री करनी। बहन ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों और आदिवासियों की शिक्षा पूरी तरह से फ्री। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, कक्षा 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सारी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में फ्री, बस आपको पढ़ना है बस। और पढ़ना क्यों है? कि बाबा साहब ने कहा है एजुकेट योरसेल्फ, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा नहीं कहा है कि शिक्षित बनो मेरे बच्चों। और आपके घर में 2 वक्त की रोटी है कि मेरे बच्चों 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, ये बाबा साहब ने कहा। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दबाएगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दबाएगा। इसलिए साथियों उसी विचार पे, उसी सिद्धांत पे, उसी विचारधारा पे माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने स्कूल खोले, तमाम स्कूल खोल दी, तमाम यूनिवर्सिटी खोल दी, कई सारे ITI कॉलेज खोले, डिग्री कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, सारे तरह के कॉलेज खोले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, और उन सब के अंदर दलितों और आदिवासियों की शिक्षा फ्री कर दी, और ओबीसी के गरीब लोग जो थे उनकी शिक्षा फ्री कर दी। कहा इनके पास पैसा नहीं है, ये इनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ाने के लिए हम शिक्षा फ्री करना चाहते हैं। और अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक कोचिंग कॉलेज है, हापुड़ का कोचिंग कॉलेज है, वहां पर 70 बच्चे PCS बन गए, SDM बन गए। और ये सारी कोचिंग कॉलेज किसने खोले? ये कोचिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने राज्य में खोले थे। 6 कोचिंग कॉलेज, जहाँ पे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े बच्चे जो थे, गरीब लोग थे, वो बच्चे उधर IAS IPS की कोचिंग कर सके, मेडिकल की तैयारी कर सके, बैंकिंग की तैयारी कर सके, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सके। और वहां पे कोई पैसा नहीं पड़ता है, वहां पर सिर्फ आपको अपना आई कार्ड लेकर जाना है, एडमिशन लेना है, और फ्री आपका
रहना फ्री है, खाना फ्री है, ट्यूशन फ्री है, किताबें फ्री है, ये सारा सब कुछ उधर फ्री मिलता है। और उधर हापुड़ के अंदर जो हमारे बहन ने खोला है उसमें 70 के आसपास बच्चे उधर SDM बन गए साथ में। इस तरह से काम उत्तर प्रदेश में हमारे बहन ने किए हैं। ऐसी विचारधारा है जो बाबा साहब की विचारधारा है, वही बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है। जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है और बाबा साहब का जो संविधान है वही बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत साथियों है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि कोई और पार्टी, चाहे वो नागनाथ और सांपनाथ, माने कि ये महाराज श्री कांशीराम साहब ने कहा था कि बीजेपी जो है नागनाथ है और कांग्रेस का है सांपनाथ है। इन दोनों पार्टियों से बच कर रहना मेरे बच्चों। यही नहीं, इसके पहले भी बाबा साहब ने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। और बच्चों मेरे, इस कांग्रेस ने मुझे बहुत परेशान किया है, कांग्रेस ने मुझे जीते जी परेशान किया है। मेरे बच्चों कभी 4 आने के मेंबर भी कांग्रेस के नहीं बनना चाहते, ये मैं नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा था। इसलिए साथियों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तमाम यहाँ मेरे साथी बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, नौजवान साथी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको मूवमेंट और मिशन को लेकर दौड़ना है, तेजी के साथ दौड़ना पड़ेगा साथी। और जो हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, जो सीनियर साथी बैठे हुए हैं, उनके गाइडेंस में आपके चलना है क्योंकि उन लोगों ने लाठी खाई है, उन लोगों ने लाठी दिखाई है, गोली दिखाई है, उस सब तरह की चीजें झेल करके आगे बढ़ रहे हैं मूवमेंट में। तो ऐसे जो अनुभवशाली लोग हैं उन लोगों को आपको उनको सम्मान करना है, नौजवानों को, और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है और अपनी पार्टी और मूवमेंट को आगे लेकर के चलना है। ऐसी मेरी उम्मीद है और किसी भी दूसरी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई और तमाम तरह के नेता आएंगे जो आपको भगाने का काम करेंगे, आपको कहेंगे कि बीएसपी खत्म हो रही, तो उन्होंने कहा आप कह दीजिएगा न बाबा साहब का मूवमेंट खत्म हुआ, न मानव साहब का मूवमेंट कभी खत्म होगा और न ये बीएसपी कभी खत्म होगी। इसलिए आप खत्म हो सकते हो, लेकिन ये बाबा साहब की विचारधारा, मानव श्री कांशीराम की विचारधारा, मानव बहन जी के सामने कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। इसलिए साथियों मैं आप सबसे चाहता हूं जोरदार तरीके से आप सभी लोग मानव बहन जी के सम्मान में खड़े होकर के आप लोग जोरदार तरीके से हमारे साथ में लगाएंगे नारा। लेकिन आवाज की बुलंदी इतनी होनी चाहिए कि आपकी आवाज ग्वालियर की पहाड़ तक भी जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश को छूनी चाहिए सर। ये नहीं कि दूसरे बात कहें तो बोले के मंदिर है हमारी मायावती संघर्ष करो, संघर्ष करो, जय भारत।